अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें हैं बजट से जुड़ी जिस पर आप सबके सवालात अब तक उठ रहे हैं। बजट आए अब तकरीबन हफ्ता हो चला, लेकिन बजट सेशन के दौरान जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। एक अफसोसनाक मामला रहा। बहरहाल आगे बढ़ें और कुछ बजट की बात करें। मुख्तलिफ सूबे यानी तमाम सूबे अपना अपना बजट पेश कर रहे हैं। पंजाब ने कर दिया, सिंध ने कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा अपना बजट इस वक्त पेश कर रहा है और बलूचिस्तान ने भी आज ही अपना बजट पेश करना है। विफाकी बजट 3,990 अरब के खसारे के साथ शुरू हुआ। कुल हजम अगर बजट का देखें 8,487 अरब रुपए है, जिसमें जो विफाकी मुहासिल हैं उसकी आमदनी से 4,497 अरब रुपए होंगे और ये कुल मिलाकर जो 3,990 अरब रुपए का खसारा है ये कहाँ कहाँ जाएगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ कहाँ पड़ेगा। टैक्स की बात कर लें, पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 1,000 अरब रुपए के करीब टैक्स में बढ़ावा दिया गया। टैक्स और रेवेन्यू ज़रा दो अलग अलग चीज़ें करके आज देखने की कोशिश करेंगे कि रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है और जो टैक्सेशन है क्या वो हमारे रेवेन्यू का हिस्सा है। अगर नहीं है तो हम टैक्सेशन को किस मद में लेते हैं, टैक्स कलेक्शन किस मद में जा रही है। और हमारे पास इस वक्त बड़ा मसला है जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनकी वापसी, और उनके लिए भी तकरीबन 3,000 अरब के आसपास रखे गए। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी और IMF के रोल पर भी बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना के स्टांस पे बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने बड़ा सख्त स्टांस ले रखा है IMF के साथ। एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। चूँकि आलमी मंडी में चीज़ें बढ़ती हैं तो प्रेशर पाकिस्तान तक आता है। 50 अरब डॉलर्स के आसपास जाके जो दरामदी बिल है यानी हमारा इंपोर्ट बिल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और 50 अरब डॉलर के आसपास है, जिसके अंदर अशिया खुरनोश भी हैं यानी खाने पीने की वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बन सकती हैं, पाकिस्तान में आम आवाम को मिल सकती हैं, वो भी अब बाहर से मंगवा रहे हैं। तो जाहिर है कि उसमें फिर परेशानियाँ होंगी। सेल्स टैक्स उन चीज़ों पर भी लग गया जो बच्चों की ज़रूरत की हैं, जैसे कि खुश दूध और पोल्ट्री मशीनरी और थ्रेशर्स और इन चीज़ों पर। तो यकीनी तौर पर ये जो टैक्स लगा है इसके असरात प्रोडक्ट की सूरत में निकलेंगे। नईम सिद्दीकी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। अब से थोड़ी देर में हमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर भी ज्वाइन कर लेंगे। नईम साहब माहिर मौशियात हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बजट बड़े बगौर देखा है, बड़े बड़े फर्रे भी ले आए हैं बजट के। अब ज़रा इनसे बात करके देखता हूँ कि क्या बजट की सूरत हाल है। नईम साहब, मौशी सूरत हाल को ज़रा आज एक तरफ रखते हैं, बिल्कुल हम बजट पे थोड़ी सी बात करें। जी, थैंक यू साहब। पहले तो मुझे आपने सबसे पहले ये बताना है, नए टैक्स नहीं लगे जी, लेकिन टैक्स का बेस ज़रा देखें आप जी, उसका हजम बढ़ गया, तो ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करें क्या है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब सामने कुछ नज़र नहीं आता तो पीछे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ठीक, तो बेसिकली अगर अभी बजट को देखें तो फ्रंट एंड पे बजट जो है बड़ा कंफर्टेबल है, आम आदमी के लिए बेहतर है। आम आदमी से मुराद ये है कि ताजर के लिए बेहतर है अगर यूँ कहें। आम आदमी में नहीं, ताजर तो फिर ऊपर आते हैं ना, ताजर तो बिजनेसमैन में आ जाते हैं। सर मैं ऊपर के लोगों की बात मैं तो बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो जिनकी तनख्वाहें 20,000 रुपये बढ़ गई या दूसरे सूबों में उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी। लेकिन इस बजट में अगर आप देखें तो ये 8,487 अरब का बजट है जैसा कि आपने बताया, और 3,990 अरब। पहली तो बात यह है कि बजट हुकूमत लेके क्यों आती है। ये बेसिकली हुकूमत जो एक मीज़ानिया होता है, एक बैलेंस शीट होती है अपनी एक्सपेंडिचर और अपनी इनकम की, वो बताना चाहती है एंड ऑफ द डे कि पूरे साल में हमने ये किया और अगले साल में हम ये करने जा रहे हैं, और जो हमारी शॉर्टफॉल पिछले साल थी उनसे हमने क्या सबक सीखा और उनकी बेहतरी के लिए हम आगे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने देखा हो तो अभी तक तो जो कुछ चल रहा है वो पिछली कोताहियों के ऊपर पिछली हुकूमतों को ही जो है मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि उनकी वजह से बिजली महंगी हो गई, उनकी वजह से हमारे मसाइल हो गए, उनकी वजह से हमारे कर्जे बढ़ गए। लेकिन अभी जो शौकत तरीन साहब बहुत पॉलिश्ड, पहली तो बात है कि वो मिनिस्टर मैं समझता हूँ बाद में हैं, पॉलिटिशियन बाद में, वो बिजनेसमैन पहले हैं। उन्होंने अभी बैंक को किया, उसके बाद सिल्क बैंक को किया, तो बड़ी बहुत विजन रखते हैं, बड़ी नज़र रखते हैं। अब 8,487 अरब में 3,990 अरब का खसारा है, और टैक्स जो हमारी एक तो टैक्स है, टैक्स जो हमने कलेक्ट करना है उसका हदफ उन्होंने रखा है 5,829 अरब रुपये, जो कि पहले 4,960 के पास था, उसमें से भी कलेक्शन होते 44। जो पिछले 11 मंथ का कलेक्शन थी वो 4,170 अरब थी। तो अगर 400 अरब भी एंड पे कलेक्ट कर लें तो 4,500 और 600 तो गैप फिर रह जाएगा 200-300 अरब। अभी हमारा 1200-1300 अरब का गैप। अच्छा,
एक तो ये हो गया टैक्सेबल रेवेन्यू, एक आपका नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है वो भी होता है। पर अभी अब इन्होंने कहा कि जी हम पेट्रोलियम लेवी 610 अरब रुपए की लगेंगे और वहाँ से अब कलेक्शन करेंगे। अब उसके बारे में जो मिनिस्टर साहब ने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल देखिए महंगा हो रहा है। हमारी पेट्रोलियम लेवी पहले 30 रुपीज़ पर लीटर होती थी, कम होते 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 वो 5 रुपये तक आ गई। इनका ख्याल ये था कि शायद अब हमारा ईरान के साथ अगर इंटरनेशनल मार्केट का जो है को मुआहदा हो जाता है तो हमारा जो इसका पेट्रोल की प्राइस दुनिया में कम होगी। दूसरा सऊदी अरब ने भी हमें कहा हुआ है कि हम आपको एक इकोनॉमिक रेट के ऊपर फराहम करेंगे। लेकिन इशू ये है कि दुनिया में तो पेट्रोल की वैल्यू बढ़ रही है, बिल्कुल अब वो बढ़ती जाइए, 73-74 डॉलर हो गई पिछले 3 साल की हाईएस्ट। अच्छा सर, अगर मैं ये कहूँ डेफर्ड पेमेंट्स पे तो आप ले सकते हैं, नहीं लेकिन मुफ्त तो नहीं दे रहे, मुफ्त नहीं लेते, आपको मुफ्त तो नहीं दे रहे, वो डेफर्ड पेमेंट है। लेकिन वो आप ये कहते हैं कि चलो अगले वक्तों में जाके शायद पेट्रोल की कीमत कम है। लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जब बढ़ेगी तो आप पाकिस्तान में ला के जो आपका ख्याल है कि 610 अरब रुपये हम वसूल कर लेंगे पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा के, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें शायद कम हो जाएँ, अगर ऐसा ना हुआ तो ये 610 अरब रुपया आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे? और अगर ये कलेक्ट नहीं हुआ तो आपका पीएसडीपी जो आपने बढ़ा दिया 900 अरब पे कर दिया, उस पर इफेक्ट आएगा, उस पर इफेक्ट आएगा तो टोटल स्ट्रक्चर पे आपका इफेक्ट आएगा। आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, आपके प्रोजेक्ट कम हो जाएंगे। तो जो बेसिकली पीएसडीपी का मकसद ही ये होता है कि आप जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो मुल्क में प्राइवेट सेक्टर आपके साथ मिलकर काम कर रहा होता है, तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होती है। अच्छा सर, ये बताइए पीएसडीपी के लिए 900 अरब रुपए, यानी पिछली बार से 250 अरब, 650 से 900। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब चलें, इस पे थोड़ी सी बात करता हूँ। फिर मैं आपसे ये बात करूंगा कि जिस मद में उन्होंने अपनी रिकवरीज रखी हैं गवर्नमेंट ने, उससे ये जाहिर हो रहा है कि जो बजट का खसारा है वो जीरो हो जाएगा। मैं जरा उस पर बाद में बात करूंगा, पहले हम इस पे कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 900 अरब रुपए पिछले साल के कितने खर्च हुए, पहले ज़रा उस पर भी नज़र डालनी चाहिए हमें। वहाँ से पैसे भी वापस आ जाते हैं, फिर वो गैप्स में चले जाते हैं जहाँ पे बजट खसारा होता है उसमें डाल देते हैं। अगर वो पूरे नहीं लग रहे तो हम उसको बढ़ाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? सर बेसिकली हम अपनी बैलेंस शीट को कहीं ना कहीं से तो ठीक कर रहे होते हैं ना। अच्छा, ये तो एडजस्टमेंट, हाँ, तो ये बेसिकली एडजस्टमेंट करते हैं ऑन, हम इस बेसिस पे एडजस्ट करते हैं कि हमारे साथ ये होगा, फोर्स ही कर रहे होते हैं ना। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 610 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के रखें, अगर वो ना हुए तो सबसे ज़्यादा कौन चीज़ इफेक्ट होगी? पीएसडीपी इफेक्ट होगा। और पिछले सालों में भी यही होता है। और वही एक ऐसा एरिया है, ग्रे एरिया भी वही है और वो आपका वाइट एरिया भी है। ग्रे एरिया इस तरह से है कि वहीं से आप कट मारते हैं और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ना आपके रह जाते हैं। और अगर आपको इनकम आ जाए तो आप उस पर अमल, इससे पिछले सालों में हमने देखा है कि काफ़ी पीएचडीपी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं हुआ और हुकूमत ने वहाँ से पैसे बचाए भी हैं पीएचडीपी प्रोजेक्ट के। तो बेसिकली अभी जो अभी गवर्नमेंट ने इस पे जो रखा है। और दूसरा टैक्सेशन, इन्होंने 190 अरब की छूट दी है, 383 अरब के शायद नए टैक्स भी लगाना चाहते हैं। अब वो जो हिडन टैक्सेशन होगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि उन्होंने कहा जी 25,000 से ज़्यादा आप पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो आप उसको पैसे देने पड़ेंगे और 200 रुपये तक आप से टैक्स लिया जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट सोचो कि हो सकता है 8-10 अरब रुपये हमें यहाँ से आ जाए। तो फिर कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ से आप, जैसे आपने मेडिकल अलाउंस ख़त्म कर दिया तो उस पर टैक्स लगा दिया, या और इस किस्म की चीज़ें होती हैं उस पर आप टैक्स लगाते हैं। तो ये सारे कलेक्ट करते करते आप अपने बजट का जो खसारा ना उसको पूरी तरह पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपने कलेक्शन में कहा कि जी हम 5,829 अरब, तो 5,829 अरब तो नहीं कलेक्ट होंगे, बड़ा मुश्किल है। तो आपने जो वर्किंग की है पीएचडीपी या दूसरे प्रोजेक्ट या जो रोशन, एक सर ब्रेक लूँ ना, मैं ब्रेक से आता हूँ। आपसे ये भी जानूंगा कि जब हम 30 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवाने की बात करते हैं तो फिर हम ज़राअत के लिए बजट क्यों इतना कम रख लेते हैं और देखते हैं कि ज़राअत के लिए बजट कम रख के हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी हो गई। ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत बेहतरी हो गई, फसलें बेहतर हो गई, सारा कुछ बेहतर हो गया, तो बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी बजट और बजट के खसारों पर। खसारों से निकलने के मामला कैसे होंगे, जो बैरूनी कर्जा जाते हैं वो, और जो लोकली हमने कर्जे ले रखे हैं गवर्नमेंट की सतह पर, मैंने नहीं गवर्नमेंट ने,
उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है और उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इन बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। फ़हीमुर रहमान सहगल साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है स्टूडियोज़ में, नईम सिद्दीकी हैं। फ़हीमुर रहमान सहगल साहब साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाल लिया। फ़हीम साहब, बजट आपने देखा कि अच्छा खासा हजम का बजट है, 8,487 अरब रुपए हजम का बजट है, लेकिन इसमें जो खसारा है 3,990 अरब, इसको पूरा करने के लिए जो सब डिविजन्स दी गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, आप समझते हैं हकीकी मानों में हम अपने जो बजटरी डेफिसिट या बजटरी गैप्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल भी कर लेंगे, मैनेज भी कर लेंगे और पूरा भी कर लेंगे? जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, बजट में जो एक्सपेक्टेशन थी हम बिजनेस कम्युनिटी को, और जिस तरह गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी और जो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर का विजन था, वो उस पे अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह आपने भी अर्ज किया, आपने फरमाया कि ये 3,990 अरब का जो खसारा है, ये मज़ीद टैक्सेशन की तरफ जाएंगे, और मज़ीद टैक्सेशन आपको पता है ये इम्प्लीमेंटेशन उस अपनी कमिटमेंट का हिस्सा होती है जो IMF और वर्ल्ड बैंक से आपने कर्जा जात की सूरत में लिया था, वो किया था। याद रहे कि जब ये IMF की तरफ जा रहे थे लास्ट ईयर, तो ये टोटल अमाउंट 6 बिलियन US थी, जिसके लिए हमने बहुत सारी सैंक्शंस ली और बड़े हैवी किस्म के टैक्सेस अपनी आवाम पे लगाए और उनका बोझ उन पे डाला। ऑन दी अदर हैंड, आप एक फिगर मैं आपको देने लगा हूं, अभी रेमिटेंसीज हमारी जो हैं 29 बिलियन US हुई हैं। यस। और उसमें सिर्फ मोर देन $7 बिलियन सऊदी अरब की तरफ से आई हैं। यानी $6 बिलियन वो भी इंस्टॉलमेंट में, अगेंस्ट सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनी काइंड ऑफ न्यू टैक्सेस, अपने अवाम पे उसका बोझ डाला। और $7 बिलियन सीधा आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये हमारी खजाने का मुंह भर दिया, जिसे मैं दूसरे लफ्जों में ये कहूंगा। उसके अगेंस्ट इस बजट में मुझे बताएं, हमारी एक्सपोर्ट 23 बिलियन US है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी इंक्रीमेंट नजर आई है। रेमिटेंसीज में 29% इंक्रीमेंट, उसके अगेंस्ट हमने कोई ऐसा पैकेज अनाउंस किया ताकि ये हमारी जो है रेमिटेंसीज और बढ़ जाएं। और ये हम सिर्फ ये, अगर हम अपनी रेमिटेंसीज, और मुझे इतना पता है कि इसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है, अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करें, बैंकिंग चैनल को मजीद बेहतर करें और उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज रखें, जिस तरह इंपोर्ट का अलग रेट होता है, एक्सपोर्ट के लिए अलग रेट होता है, रेमिटेंसीज के लिए अलग कोई ऐसा रेट रखें, और इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को क्विक करें, उनको अच्छी सर्विस दें। तो इसमें यकीन कीजिए अरसलान साहब, मैं आप इस प्रोग्राम की वसातत से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा, यकीन करें इसमें इतना पोटेंशियल है कि हम अपनी रेमिटेंसीज जो है 40 बिलियन US तक बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। अच्छा फ़हीम साहब, यहीं पे ज़रा एक सवाल, आप ये कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ा सकते हैं, रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, रेमिटेंसेस पहले से बढ़ी हैं। हमारे पास रेमिटेंसेस वर्सेस लोन देखें, जो आप IMF की बात कर रहे हैं, तो वो तो बड़ा मेयर है लोन, और रेमिटेंसेस का हजम बहुत अच्छा है। अगर हम अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें ड्रास्टिक चेंज देखें तो वो बड़ी तेज़ी से हुआ है, पिछले 11 माह में बहुत अच्छा ड्रास्टिक चेंज है। हम कर्ज़ों का हजम देखें सर, वो भी इसी तरह तेज़ी से बढ़ा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर हमारे पास रेमिटेंसेस बेटर हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आई है, इसका मतलब है कि हमारे जो कमाई है गवर्नमेंट की उसमें बेहतरी आई है। फिर हमारी टैक्स कलेक्शन भी ऑलमोस्ट एंड पे इस बजट से पहले को 44 अरब के पास, जी 4,400 अरब रुपए के आसपास पहुंच गई। तो कुल मिलाकर अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हैं, तो फिर ये IMF से तनख्वाहें लेने वाला मामला क्यों, IMF से पेंशन वाले मामला क्यों, पेट्रोलियम लेवी कम कर दी, पेट्रोल की कीमत वहीं की वही है, ताजर बिरादरी जो है वो टैक्सेस से अलग परेशान है, गैस और बिजली के बिल से अलग परेशान है, और बिजली के स्लैब्स जो हैं वो इस कदर बढ़ाने की बात हो रही थी कि वो अगले 1.5 साल के अंदर 6 रुपए के आसपास, नहीं सब ऐसा ही 6 रुपए के आसपास बिजली के बिल में इजाफा हो जाएगा फी यूनिट। सर ये जो मामला है नॉन टैक्सेस का, मतलब आप अगर हम कर लें कि जी जो बेचारा बिजली का बिल देता है वो इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है टिका के,
इनडायरेक्ट टैक्स, हम पेन खरीद लें तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स। सर ये सारी चीज़ें फिर ये क्यों नहीं बेहतर हुई? आपने, मेरा ख्याल है लाहौर चेंबर ने तो अच्छी खासी तजावीज़ भी दी हैं। हमने बहुत अच्छी तरीके से इनको सारा कुछ समझाया था। हम एक और मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट का बड़ा एक अच्छा ये शुरू में ये टारगेट था कि हमने एक 10 मिलियन जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी जी। अब आपको पता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होती? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो सबसे बड़ा जंक है ना, जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो एसएमईज है। एसएमईज की डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया है? एसएमईज को हमने इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा टारगेट था कि हम एसएमईज, अब मिसाल के तौर पे लोन है, हम जितने भी लोन देते हैं अपनी इंडस्ट्री को इंप्रूव करने के, वो सारे के सारे जो है जो 93% जो लोन है हम अपने जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको दे देते हैं। ठीक। और सिर्फ एसएमईज का शेयर उसमें जो है वो 7% है। इससे आप अंदाजा लगे इवन कि इस बजट में एक टर्फ के नाम से लोन स्कीम इन्होंने शुरू की है, जो कि एक ओनली 1% मार्कअप पे इन्होंने देनी है। तो ये सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए है। एसएमई के लिए क्या है? एसएमई के लिए अगर नहीं है तो आप किस तरह दावा कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी तरक्की करेगी? जब तक हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को आप सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन ही नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा फ़हीम साहब, आप दो हजरात यहाँ बैठे हैं, ये जो नईम साहब फरमा रहे हैं फ़हीम साहब, एसएमई हमारे यहाँ, आप जापान में रह कर आए हैं, जापान की इकोनॉमी का बूस्ट ही एंटरप्रेन्योरशिप था और पूरी दुनिया उसको एक मॉडल के तौर पे लेती है। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ ऐसा क्या उसमें परेशानी है, रुकावट है कि हम, हालांकि हमारे यहाँ जीनियस माइंड भी मौजूद है, हमारे यहाँ एजुकेटेड माइंड भी मौजूद है, हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर भी मौजूद हैं, फिर भी हम इसमें देखिए बेसिकली जैसे फ़हीम साहब भी फरमा रहे हैं कि एसएमई सेक्टर के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं जा रही। जापान की आपने बात की, वहाँ 80% जो है वो इकोनॉमी एसएमई सेक्टर से आती है। ठीक है, एसएमई सेक्टर जो है ना बेसिकली एक रॉ मटेरियल होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। कोई आपको किसी का कोई पार्ट बना के दे रहा है, गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एसएमई सेक्टर बना के फिर ये बड़ी मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे होते हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि हम उस डिबेट में फंस जाते हैं जिसका कोई हल नहीं है। एंड पे टैक्स लगाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, और किसको मारो? जो टैक्स दे रहा है। अब ये जो स्लोगन है ना, इसके ऊपर कोई बात नहीं की वज़ीर ख़ज़ाना ने। ये पिछले जितने 10 साल की तकरीरें उठा के देंगे, वो यही कहते हैं कि हम उन लोगों को नेट में लाएंगे जो टैक्स नहीं देते, हम उन लोगों को नेट में लाएंगे जो हर साल टैक्स देने वाले लोगों में कमी हो रही है। और ये जो आप देख रहे हैं 3 मिलियन लोग टैक्स दे रहे हैं, ये 3 मिलियन लोग वो हैं जो सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, और में कई लाख ऐसे भी हैं जो कि नील के रिटर्न फाइल करते हैं सिर्फ फाइलर होने के लिए। अभी उन्होंने उसके ऊपर भी टैक्स ख़त्म कर दिया। अब देखिए अगले साल आपको रिटर्नें और कम मिलेगी। और एक्चुअली देखा जाए जैसे बिज़नेस कम्युनिटी का एक चंक है, वो आप 4 लाख लोग भी कह सकते हैं, 5 लाख भी कह सकते हैं, जो पूरे मुल्क के रेवेन्यू का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। कहने का मकसद ये है कि अब आप कहते हैं कि जो टैक्स नहीं गलत डिक्लेरेशन देगा उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। एक क्लॉज डाल दिए सेक्शन 203A, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी की वो ऑफिसर यानी कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, अगर वो फील करता है कि इस बंदे ने मिस डिक्लेरेशन की है, इसने गलत गोशवारे बढ़े हैं और मैं समझता हूँ कि ये इसका मुजरिम, तो मैं इसको अरेस्ट कर लूँ। सर एक ब्रेक, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो आप दोनों हजरात से इसी पर बात करूँगा कि ये जो मामला है कि ताजिर बिरादरी हमेशा ये कहती है कि जी जो टैक्स दे रहा है वही परेशान है, उसी को पकड़ने पकड़ाने की धमकियां मिल रही होती हैं। वापस आता हूं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात चलने के लिए थी। नईम साहब कुछ कह रहे थे, फिर मैं ज़रा फ़हीम साहब से इस पर ही बात करूंगा। नईम साहब बात कंप्लीट करें। अभी देखिए जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ना आप सहल और आसान तरीका का बनाएं
आप बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। मैं टैक्स कमेटी का कन्वीनर हूँ अपने इस्लामाबाद चैम्बर का। मैं कहता हूँ कि आप बुलाएं उनको कि भाई हमें टैक्स कलेक्ट करना है, आप हमें तरीका का बताएं। आप बजाय इसके कि आप अपनी कॉस्ट भी बढ़ाते हैं, आपको टैक्स भी नहीं मिलता, आप मुकदमा में भी फंसे हुए हैं, और फिर आप पॉलिसी ऐसी लेके आते हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब एक आदमी जा रहा है अपने रिटर्न देने, उसको पता है कि वो जाके अफसर के सामने बैठे, उसको पहले तो खतरा ये कि मुझे अरेस्ट कर लेगा। प्रोसिक्यूशन की पावर इनके पास थी, पहले भी थी, प्रोसिक्यूशन आप कर सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करने वाली कौन सी बात है? डराए नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आप पॉलिसी मुल्क में कैसे लेके, अब देखें स्टील वाले, घी वाले, चीनी वाले सब छोड़ डाल रहे हैं। अब फाटा में जब ये मामला हुए स्टील वाला मसला, तो स्टील का मसला देखिए क्या उनको वहाँ पे उन्हें 2023 तक सेल टैक्स वहाँ नहीं लगेगा, ये तय था। लेकिन इन्होंने रैशनलाइज करने के लिए FED लगा दी 17.5% वहाँ पे भी, यहाँ 17% वहाँ पे। अब उन्होंने इस बजट में कहा है कि हम वहाँ से FED ख़त्म करते हैं। जब वहाँ से FED ख़त्म करते हैं तो स्टील जो है वो तकरीबन 20,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों से। अब वहाँ की जो इंपोर्ट है 500 टन वहाँ पे स्टील जो है ना इंपोर्ट किया गया, लेकिन जो प्रोडक्शन हुई वो 1,10,000 टन की प्रोडक्शन हुई। तो 5 लाख टन में से 1,10,000 टन की प्रोडक्शन, तो बाकी कहाँ गया? बाकी तो उन्होंने मार्केट में बेच दिया होगा ना। अच्छा, कि पहले भी ये मामला, अब ये वो एनॉमलीज हैं जिनको इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, बजाय इसके कि उन लोगों के पीछे पड़े मेहनत कर करके टैक्स देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये और दूसरा ये है कि टैक्स को ब्रॉडन करें ना, वो लोगों को इनके रडार में सब लोग हैं। ठीक है फ़हीम साहब, सर सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नईम साहब ने कही हैं, मेरा ख्याल है बड़ी इफ़ेक्टिव हैं। सर मुझे ये बताएं, हम 30 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे चुके हैं, एक तो ये मसला। दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म मशीनरी, गंदम थ्रेशर्स, खुश्क दूध, सेल्स टैक्स 17% बढ़ गया है। सर ये तो सीधी सीधी महंगाई वाली बात है। सर देखें, आपने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, वी वर सपोज टू बी द एग्रीकल्चर कंट्री, यानी हम उन मुल्कों में से थे जिनकी बेस, जिनको अपनी एग्रीकल्चर जो हमारी अच्छी भी थी और उन पे हम फख्र भी करते थे। हम अपनी कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, हम अपनी वीट एक्सपोर्ट करते थे, हम अपनी ये जो शुगर एक्सपोर्ट करते थे। आज हम अपने बहुत सारे इस तरह के फ्रूट और वेजिटेबल्स, अब हम उन मुल्कों में आ गए हैं कि जिन वो जो है ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा जिक्र किया था कि जब तक हमारी R&D बेहतर नहीं होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो तब तक अब ये जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करें वही चीज़ बाद में हम इंपोर्ट करें, तो उसका जो हमारी मुल्क की इकोनॉमी पे डबल इम्पैक्ट आता है। यानी अगर हम $1 बिलियन के जो कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, तो वो $1 बिलियन हम जो है ना वही कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम $2 बिलियन पीछे चले गए। तो यही चीज़ें जो है फिर आफ्टर ऑल इसका इफेक्ट जो है हमारी टोटल इकोनॉमी में बड़ा नेगेटिव जाता है, और ये चीज़ें बायस बनती हैं मुल्क में कमोडिटी इन्फ्लेशन का, जो हमारा बेसिक जो है जो प्रॉब्लम है। हम आम आदमी जो है उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये जनाब आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है, कम या ज़्यादा हो गया है, आपका जो है टोटल वॉल्यूम यानी खसारे का कितना है, इंपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट कितनी है, रेमिटेंसेस कितनी है। उसको तो ये चाहिए कि जिसकी आपने बेसिक सैलरी 20,000 रखी है उसका बजट बना के दिखाएं। आपके भी प्रोग्राम में बहुत माहिर मुआशियात आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे बताएं, मैं गवर्नमेंट के मकदूर इदारों से भी सवाल ये करता हूँ, एक 20,000 की सैलरीड पर्सन का वो बजट तो बना के दिखा दे मुझे। बिल्कुल ठीक। वो किसी ने कहा था ना कि दावा बहुत है इल्मे रियाजी में, आपको तूले शबे फराग जरा माप दीजिए। वाह 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 फ़हीम साहब, आपने वैसे काफी कुछ इस शेर में कह दिया। एक चीज नईम साहब ने मैं आपकी बात काट रहा हूँ साहब, मैं ये सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, ये जो कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है, आप अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये यकीन करें मुआशरे में एक बड़ी तफरीक का भी बायस बनती है, और आप बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें यहाँ से डोल जाती हैं। ये बात वैसे दुरुस्त है। अच्छा एक चीज़ नईम साहब मैं चाहूँगा कि फ़हीम साहब के बाद आप भी उस पर कमेंट करें। फ़हीम साहब, आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे, इसकी बेहतरी के लिए बहुत अरसे से बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन क्या लोन देना, सिर्फ लोन देना, यही एंटरप्रेन्योरशिप की बेहतरी का एक वाहिद जरिया है? एक सवाल है सर छोटा सा। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे, सिर्फ लोन नहीं देना,
इसके अलावा आपने स्किल्ड जो हमारे डिपार्टमेंट है ना, ये जैसे टैप्टा है, जी। टैप्टा जैसे इदारों को हमने इम्प्रूव करना है, इनमें बहुत सारे सेक्टर का इजाफा करना है। इनमें आपने जो है बड़े बड़े जैसे अमेज़न आप लेके आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। इससे हमारा जो है लेकिन सर पेपॉल भी आना चाहिए अमेज़न के साथ, वरना आपके किसी काम का नहीं होगा। नईम साहब मैं आपसे शॉर्ट ये है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ना, देखिए सर 2014 में भी हमारी एक्सपोर्ट 24-25 बिलियन थी। आज हमने टारगेट ही 26 बिलियन का रखा। भाई हमें तो बांग्लादेश के मुकाबले में होना चाहिए था, हमें उससे आगे होना चाहिए था। अगर वो 50 बिलियन पे एक्सपोर्ट पे चले गए तो हम पिछले 10 साल से मैं कहता हूँ इस पर बहुत बातें होगी, हमने इस पर बहुत बातें कर ली। गवर्नमेंट में भी जो लोग बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, हमसे ज़्यादा विजन रखते हैं, उनको ये सब बातें पता हैं, उनको नज़र आती हैं। अपोजिशन या दूसरे लोग जो मैशदान बैठ के बातें करते हैं उनको पता है, तो वो ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं लेके आते कि जिसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड ऊपर से नीचे तक बेनिफिट भी हो, और डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट को जब तक वो कंट्रोल नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं चलेगी। ये जो आपने मुझे कहा ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर ना इंशाल्लाह एक दिन एक प्रोग्राम रख लें। नईम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, फ़हीमुर रहमान सहगल साहब का भी बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला। बहुत सारी बातें आज बजट और बजट के जो एदाद शुमार है उस पर हो गई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की बेहतरी के लिए एक अलग से प्रोग्राम करें। कैसे हो सकता है पाकिस्तान में छोटे कारोबार को बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।